हाय बच्चे, स्वागत है आपका सेट नंबर 9 में। आज हम लोग देखते हैं कि सेट नंबर 9 में क्या क्या साइंस के प्रश्न हैं। एनटीपीसी के लाजवाब प्रश्नों का सिलेक्शन है ये, और ये आपकी सफलता दिलाने में आपको बहुत बहुत लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न करके। पहला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चे? पहला ही प्रश्न है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो बच्चे 4 होता है। क्या होगा? 4 होगा। तो जब भी कार्बन की संयोजकता के विषय में बात करेंगे तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन आपको क्या होगा? तो परमाणु संख्या इसकी 6 होती है। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या 6। परमाणु द्रव्यमान इसका क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान बच्चे हो जाएगा 12 होता है। 12 हो जाता है, याद रखिएगा कितना होगा? तो 12 होगा। और यह 14वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है? 14वें वर्ग का आपको तत्व होता है। और याद रखना है कि कार्बन जो है वह ठीक है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबा चेन, बंद श्रृंखला और शाखित तीनों श्रृंखला का निर्माण करता है। यही कारण है कि कार्बन का में कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाएगा? तो कैटिनेशन गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में ठीक है 4 घटक होता है? तो बच्चे कॉन्स्टेंटन में, ठीक है कॉन्स्टेंटन में याद रखना है कि आपको किसमें, तो यहां देख लीजिए कि हमारा सबसे पहले सोल्डर देखिए। सोल्डर में क्या क्या होगा? तो बच्चे सोल्डर में, सोल्डर मतलब पीबी और एसएन का बना होता है। पीबी और एसएन का, लेड और टीना का यह बना होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि लेड और टीना का कौन बना होगा? तो लेड और टीना का बना होगा सोल्डर बना होता है। क्या बना होता है? तो सोल्डर किसका बना होगा? तो लेड और टीना का बना होगा बच्चे। चलिए फिर देखिए कि हमारा यहां पर क्या है, तो हमारा यहां पर कॉन्स्टेंटन है। तो ये किसका बना होता है? तो कॉपर, ठीक है कॉपर, निकेल और टीना का बना होता है। Cu, Ni और Sn का बना होता है। अब देखिए नाइक्रोम, तो बच्चे यही 4 घटक होते हैं इसके मुख्य रूप से। ऐसे जनरली निकेल और क्रोमियम होता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा इसमें हम लोग लोहा के भी मिला देते हैं, थोड़ा सा मात्रा इसमें हम मैग्नीज का भी मिला देते हैं। तो बच्चे ये देखिए 4 घटक हो गए। इसके कितने घटक हो गए? 4 घटक हो गए। जब भी आप चर्चा कीजिएगा कि हमारा जो नाइक्रोम होता है इसका उपयोग हम लोग किसके में करते हैं? तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं, यानी उष्मा उत्पन्न करने वाले घटक के रूप में किया जाता है। जैसे ठीक है आपको गीजर में, जैसे ठीक है हमारा जो हीटर होता है उसमें, या जहां भी पानी वानी गर्म करेंगे वहां पर, तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। जबकि सोल्डर का प्रयोग ये देखिए पीबी और एसएन का बना होता है, इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जोड़ने में करते हैं बच्चे। तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चे ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन, तो ओजोन जो है O3 होता है, और ये ऑक्सीजन का अपरूप है। ऑक्सीजन का यह अपरूप है, ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन का अपरूप होता है, एलोट्रॉप्स होता है। और जब भी ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16 गुना 3 यानी इसका क्या हो गया? 48 आपको एटॉमिक मास यूनिट होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा। और याद रखिए बच्चे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 48 होगा। ओजोन बहुत ही उपयोगी, ठीक है आपको पदार्थ है। एस्कॉनबिन ने ओजोन की खोज की थी। और याद रखिएगा यह जो ओजोन है यह आपके समताप मंडल में पाया जाता है, जहां पर यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो बच्चे 48 यू हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य कितना है? 36 जूल है। इन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश कितने होंगे? तो बच्चा आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा U बराबर क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर भी होगा, यानी आवेश इंटू भी कर दीजिए, ये विभवांतर है। आवेश गुना विभवांतर हो जाता है, विभवांतर हो जाएगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है, आपको क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? U अपॉन Q कर लीजिए। तो U का मान देखिए कितना है? तो U का मान है 36 और वोल्ट कितना है? 12। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 3 कूलम्ब हो जाएगा। तो आवेश का मान कितना कूलम्ब होगा? तो 3 कूलम्ब हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए कह रहा कि 50 kg द्रव्यमान भार का ठीक है एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो उसकी शक्ति निकालिए। तो शक्ति P बराबर क्या होता है बच्चे? तो mgh/t।
तो m का मान कितना है तो 50 kg है, g का मान कितना है तो 10 है, और हाइट देख लीजिए 45 सीढ़ी है, 45 सीढ़ी है तो 45 गुना एक सीढ़ी का, ठीक है, जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुना सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, 10⁻⁻² कर दीजिए। बच्चा समय देखिए, समय कितना लग गया, तो समय बच्चे 9 सेकंड लग गया। क्या लग गया 9 सेकंड लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये 10⁻², ये कट गया, तो देखिए ठीक है 15 × 75 और गुना 45 भागा 9, तो 9 × 5 क्या कर दीजिए 45। अब गुना कीजिए, 25 के 5 हाथ में कितना बचा 2, 5 × 7 = 35, 2 = 37, 375 वॉट हो जाएगा। कितना वॉट हो जाएगा 375 वॉट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 375 वॉट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए क्या हो गया आपका, तो P बराबर mgh/T, P बराबर mgh/T, इस फॉर्मूले को डील करके हमने बनाया। और यहाँ G पता है आपको, M पता है आपको, H जो है चूंकि 45 सीढ़ी चढ़ के गया है और एक सीढ़ी का जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बच्चे एक लिफ्ट है, क्या है लिफ्ट है आपका, तो लिफ्ट है, लिफ्ट में ये देखिए आपको पता होगा कि लिफ्ट जब ठीक है त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो व्यक्ति भारी महसूस करता है। लिफ्ट जब ठीक है त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो भारी अनुभव करेगा, लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे जाएगा तो हल्का अनुभव करेगा। कैसा अनुभव करेगा, हल्का अनुभव व्यक्ति करेगा। लिफ्ट की रस्सी अगर टूट जाएगी तो भारहीनता का अनुभव करता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर बढ़ जाता है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। गलत बात है, नीचे की ओर घटता है, बढ़ेगा नहीं। एक लिफ्ट में वस्तु का वजन और द्रव्यमान नीचे की ओर बदलता नहीं है, गलत बात है। एक लिफ्ट में वस्तु के वजन के साथ साथ द्रव्यमान भी नीचे की ओर घट रहा है। यहां देखिए, फिर देखते हैं, इसको रहने दीजिए अभी। एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर घट रहा है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। तो अब बच्चे बताइए कौन सा आंसर ज्यादा उपयुक्त होगा। यहां देखिए द्रव्यमान कभी बदलता है बच्चे, नहीं, भार उसका बदलेगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगा तो उसका वजन घटेगा लेकिन द्रव्यमान नियत बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो बच्चे कोशिका विभाजन को कौन प्रोत्साहित करेगा, तो याद रखिएगा कि कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है साइटोकाइनिन। ये जितने भी आपको हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एबिसिसिक एसिड और जिबरेलिन, ये सभी प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं। याद रखना है कि वृद्धि को प्रेरित करेगा कौन, तो आपको ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन प्रेरित करेगा। सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने का कार्य कौन करेगा, तो ऑक्सिन करेगा। जबकि जिबरेलिन जो है आपको ये जो लेटरल जो आपका वृद्धि होता है उसको नियंत्रित करता है। जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। कौन सा होगा, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। जबकि एक ही मात्र गैसीय हार्मोन होता है प्लांट में जिसको हम लोग इथिलीन बोलते हैं, और यह कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए उपयोगी होता है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पादप हार्मोन है जो केवल गैसीय अवस्था में होता है, तो ये होगा इथिलीन गैस। कौन सा, इथिलीन होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध में प्रयुक्त होता है, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल ठीक होगा, ठीक है, विरुद्ध लग रहा है। बच्चा क्या लग रहा है कि जब दो समान बल किसी, ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध लग रहा है, ये बल देखिए, ठीक है, ये दो समान बल है एक दूसरे के विरुद्ध लग रहा है, तो बताइए क्या होगा परिणामी बल। ये मान लीजिए F1 है, ये मान लीजिए F2 है, दोनों का योगफल निकाल लीजिए, F1 प्लस क्या हो जाएगा F2, लेकिन विपरीत दिशा में है बच्चे, ये विपरीत दिशा में है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, F1 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा F2, यानी दोनों का परिणामी समान है, यानी शून्य बल का अनुभव करेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, शून्य बल हो जाएगा, शून्य मान हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे ये ध्यान में रखना है, क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी क्रिया बराबर क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर हो जाएगा प्रतिक्रिया, क्या होगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो याद रखना है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब क्या होता है। जब भी समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब की बात करेंगे तो वह 1 एटमॉस्फेयर होता है। बच्चे कितना होगा, तो 1 एटमॉस्फेयर होगा। यहां देख लीजिए,
समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना होगा, तो बच्चे 1 एटमॉस्फेयर होगा। और ठीक है, पर्यावरणीय दाब क्या होता है, पर्यावरणीय दाब P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसे ही हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं बच्चे। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम एटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एक और मात्रक होता है जिसको हम बार कहते हैं, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी ध्वनि के गति की चर्चा करते हैं तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। और ध्वनि जब माध्यम से गुजरता है तो समांतर गमन करेगा। कैसे गमन करेगा, समांतर गमन करता है। और याद रखिएगा कि स्टील में ध्वनि की चाल लगभग 5340 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, जबकि ठीक है आपको ये होता है 6900 के आसपास होता है। ठीक है, 6910 मीटर पर सेकंड होगा। तो न तो ए सही होगा न तो इसका बी सही होगा। ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल जो है स्टील में भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, 5340 मीटर पर सेकंड गलत हो गया। और आपका निकल में ध्वनि की चाल लगभग कितना होगा, 6400 से लेकर के 6400 से लेकर के 6910 मीटर पर सेकंड के बीच होता है बच्चे। 6400 से लेकर के 6910 मीटर पर सेकंड के बीच होता है। और सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगा, तो बेरिलियम में होता है। उसके बाद किस में होगा, तो याद रखिए बेरिलियम के बाद हीरा में होगा। उसके बाद किस में होगा, तो बच्चे उसके बाद होगा, याद रखिए एल्युमिनियम में। किस में होगा, एल्युमिनियम में होगा। उसके बाद किस में होगा, तो निकेल में होगा। तब जाकर के स्टील में होता है बच्चे, स्टील में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। यहां देखिए, डैश तत्वों की विशेषता से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। बच्चे यहां देख लीजिए, परमाणु आकार ये आवर्ती विशेषता है बच्चे। यहां देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात नाभिक के अस्थायित्व के विषय में बताता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या बताता है, नाभिक के अस्थायित्व के विषय में। नाभिक कितना अस्थायी है या नाभिक कितना अस्थायी है, नाभिक अस्थायी है या अस्थायी है, ये कौन बताएगा, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का अनुपात बताता है बच्चे। तो ध्यान में रखिए, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन बंध, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन धनात्मकता, ये सभी आपके आवर्ती गुण होते हैं। जबकि आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को लगाने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो ये किया था, ठीक है, डोबोरिनियर ने। बाद में अष्टक नियम दिया, ठीक है, न्यूलैंड ने। बाद में आपको मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर किया गया कार्य 60 जूल है। तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होगा, तो U बराबर क्या होता है बच्चे, Q इंटू V होता है। आवेश निकालना है, Q बराबर U बटा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो देख लीजिए, ठीक है, 2 वोल्ट विभवांतर इतना है, तो आपको दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला आवेश निकालना है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो 60 अपॉन क्या कर दीजिए, 20 कर दीजिए। 20 या कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कितना कूलम्ब होगा बच्चे, 3 कूलम्ब हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितना होगा, बी नंबर। याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत आवेश गुना विभवांतर होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत आवेश गुना विभवांतर, विद्युत आवेश गुना विभवांतर होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, चलिए रखनी चाहिए आपको ध्यान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। बच्चे ये देखिए, ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस के ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1। इसके बीच में अगर वस्तु रख देते हैं तो वस्तु क्या का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तो लेंस वस्तु की ओर ही प्राप्त होगा और सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये कहां पर रखेंगे, तो वस्तु, ये देखिए, ये वस्तु और किसके बीच में, तो ये देखिए वस्तु को रखे फोकस दूरी और किसके बीच में, प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं, तो O के बीच में रखा जाता है। इस केस में प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, आवर्धित प्राप्त होगा, ठीक है, आवर्धित प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा और सीधा प्राप्त होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस याद रखिएगा, इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका पावर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी +D हम लोग इसकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को
क्या कह रहा है, जल किस किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों, ठीक है, तरल और गैसीय, ठीक है, तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मैं बार बार आपको बच्चे बताता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है, ठीक है, जल जो है क्या होगा, आपको बर्फ के रूप में भी रहेगा यानी ठोस हो गया, और ये जो है द्रव के रूप में भी रहेगा, दोनों केस में रह सकता है। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा, तो 2 अवस्था में, द्रव के रूप में भी रहेगा और वाष्प के रूप में भी रहता है। वाष्प क्या हो गया, गैस हो गया, द्रव तो द्रव है ही, तरल है ही। तो बच्चे जल किस तापमान पर तरल अवस्था में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और जल की तीनों अवस्थाएं 0.01 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है। यहां देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे कि ग्रह में नहीं होता है। देखिए, ये देखिए बार बार इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा, तो ठीक है, आपको क्या हो गया, प्रत्येक, जैसा कि ग्रहों में नहीं होता है, प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। जब भी किसी वस्तु के बीच द्रव्यमान होगा तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित रूप से लगेगा, और यह गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या होगा, समानुपाती, और उसके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, और यहीं से F बराबर निकल के आ जाता है G, ठीक है, F बराबर G m1 m2 बटा क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, जहां G जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कौन सा नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि डैश समूह से संबंधित जीवों में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा समूह के जीव जो है उसके जुड़े हुए पैर होते हैं बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, आर्थ्रोपोडा समूह के जीव के जुड़े हुए पैर होंगे। और सबसे बड़ा जो, ठीक है, आपको जंतु वर्ग है वह क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। जबकि आपको पता है कि ये एनिलिडा जो है, केचुआ, केचुआ किस श्रेणी के, जो किस श्रेणी के, तो एनिलिडा श्रेणी के आते हैं। जबकि आपको घोघा, घोघा, स्नेल, शंख, ये सब क्या होगा, मोलस्का श्रेणी के जंतु हैं बच्चे। तो ये बातें आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि डैश शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और यह आर्थ्रोपोडा श्रेणी है। कौन सा है, आर्थ्रोपोडा श्रेणी है, और इसमें जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह वर्ग के हैं सभी आते हैं। एनिलिडा में मैंने अभी तुरंत बताया केचुआ, जो कि इत्यादि होता है। मोलस्का श्रेणी के जंतु के बाह्य आवरण, देखिए इसका शरीर जो है मुलायम होता है, लेकिन बाहर में, ठीक है, इसका कड़ा आवरण होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। जबकि निमेटोडा संघ के जंतु जो होते हैं उसका शरीर जो है, ठीक है, वह एक एक भाग के बने होते हैं। हर भाग में क्या होगा, गांठ बना हुआ रहता है, याद रखिएगा, ये क्या होगा, अलग अलग गांठ पड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, यानी टेरिडोफाइटा। बीज रहित, जैसे ही बच्चा बात करेगा तो वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा है जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पोरोडाजाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनीय पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। सही है, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रायोफाइटा, ये इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा पादप समूह है, सबसे बड़ा पादप समूह है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और पादप समूह है, और ये उभयचर की श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आएगा, उभयचर की श्रेणी में आता है बच्चे। तो याद रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पौधे में वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। देखिए पौधे में, ठीक है, आपको स्ट्रोमा, ठीक है, या स्टोमाटा, लेंटिकल्स, ठीक है, स्टोमाटा, लेंटिकल्स और रंध्र, यानी सभी के द्वारा आपको क्या होगा, जल वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, ये देखिए श्वसन जो होता है, श्वसन जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपको श्वसन में ग्लूकोज का दहन होता है। किसका दहन होगा, ग्लूकोज का दहन होता है। और ठीक है, आपको ऊर्जा जो है दहन होता है, ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बाहर निकलता है। ऊर्जा किसके रूप में बाहर निकलेगा, तो ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बाहर निकलता है बच्चे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी, ये नहीं है मेरा, ये नहीं है, करा दिए होंगे आपको, जीके वाले सर कराएंगे। चलिए, तो ये मेरा आज का सेशन खत्म हो गया बच्चे। चलिए मिलते हैं, ठीक है, 10th टेस्ट में, और वहां पर हम लोग बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।